अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सीपीसी में टॉपिक है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़। ऑर्डर 14 सीपीसी 1908। ऑर्डर 14 जो है वो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ को डील करता है। सीपीसी में ये फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो क्रिमिनल ट्रायल होता है वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से शुरू होता है, जबकि सिविल ट्रायल जो होता है वो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ से शुरू होता है, उसके बाद शुरू होता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीपीसी में। इश्यूज़ क्या होते हैं, सबसे पहले समझते हैं इश्यूज़ होता क्या है। Definition: a single material point of fact or law in litigation that is affirmed by one side and denied by other side and which is subjected to further determination. अब इश्यूज़ क्या होते हैं? जो एक पार्टी जो है वो उसे अफर्म करती है और दूसरी पार्टी उसको डिनाई करती है, उसको इशू कहा जाता है। अगर एक पार्टी ठीक है वो अफर्म करती है और दूसरी पार्टी उसको एडमिट करती है तो उसे इश्यूज़ नहीं कहा जाता और ना ही उसको दोबारा कोई प्रूफ करने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए जो एक पार्टी अफर्म करती है और दूसरी पार्टी उसे डिनाई करती है तो उसे इश्यूज़ कहा जाता है। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से कि इश्यूज़ कब फ्रेम होते हैं, कैसे फ्रेम किए जाते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सूट फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, यानी कि प्लेंटिफ वो दावा फाइल करती है खुला के लिए कोर्ट में। तो सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, इसमें जो फैक्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, एक दावा कैसे फाइल किया जाता है, ये कोर्ट का नेम है, ठीक है, फिर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का नाम है, नाम लिखा हुआ है, सूट फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज यानी टाइटल ऑफ सूट ये लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है जो पहला फैक्ट है, दैट अबव नेम प्लेंटिफ वाज मैरिड टू डिफेंडेंट एट लाहौर ऑन 1 जनवरी 2001 अकॉर्डिंग टू मुस्लिम राइट्स एंड सम ऑफ 10,000 हैड बीन फिक्स्ड एज अ प्रॉम डावर, ठीक है। That about 2 years the relation between the plaintiff and the defendant remained quite cordial, but thereafter the defendant started beating plaintiff several times on petty household matters, and eventually on 12th May 2004 the defendant severely beaten the plaintiff and turned her out of doors, ठीक है, since the plaintiff has been putting up with her parents at Lahore। अब ये दूसरा फैक्ट है, ये पहला फैक्ट है, ठीक है। फिर है नंबर थर्ड, that from the date of her expulsion from the defendant house, the plaintiff and her parents have been approaching the defendant and requesting him to take the plaintiff back to home, but he refused, ठीक है। फिर फोर्थ पे है कि that plaintiff from 12th May 2004 till now on 5th June 2006 is depending on her parents and the defendant failed to provide the maintenance which the plaintiff is entitled। फिफ्थ पे है that failure on the part of defendant to provide maintenance to plaintiff and his cruel behavior has created severe hatred in the heart of plaintiff which has entitled the plaintiff to a decree for divorce। Sixth पे है that the cause of action arose against defendant on 12th May 2004 when the defendant turned her out of doors by beating her, and secondly on the date when he failed to provide her maintenance, and finally when a few days ago he declined to divorce her। Seventh पे है that defendant and plaintiff residing at Lahore, therefore the Honorable Court has jurisdiction to entertain the suit। अब ये जो तमाम है ये फैक्ट्स लिखे हुए हैं, यानी कि जो पहला फैक्ट है वो ये है कि शादी जो है वो 1 जनवरी 2001 में हुई और इतना हक महर लिखा गया है। फिर दूसरा ये है कि 2 साल तक तो रिलेशन अच्छा रहा, लेकिन फिर उसके बाद प्लेंटिफ ने जो है वो डिफेंडेंट ने जो है प्लेंटिफ को मारना पीटना शुरू किया और उसे घर से निकाल दिया, और उसी वक्त से प्लेंटिफ जो है वो अपने पेरेंट्स के घर में रह रही है लाहौर में। फिर उसके बाद है थर्ड पे ये है कि जब से उसे घर से निकाला गया है, प्लेंटिफ के जो पेरेंट्स है उसने डिफेंडेंट को रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन उसने रिफ्यूज़ किया कि वो उसे वापस अपने घर ले जाए। फिर फोर्थ पे जो है उसी वक्त से जब उसे निकाला गया है, ठीक है, 5 जून तक 2006 प्लेंटिफ जो है वो डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पर और मेंटेनेंस भी उसे प्रोवाइड नहीं किया गया है। और फिफ्थ पे है कि मेंटेनेंस उसे प्रोवाइड नहीं किया गया प्लेंटिफ को, तो उसके दिल में नफ़रत पैदा होगी और अब वो खुला का जो केस है उसके लिए एंटाइटल्ड है, ठीक है, कि वो खुला ले सके। काज ऑफ एक्शन कब हुआ? जब उसे घर से निकाला गया, ठीक है, और फिर उसे जब घर से निकाला गया उसे मारना पीटना शुरू किया और मेंटेनेंस देने में फेल हुआ, और फिर फाइनली व्हेन अ फ्यू डेज अगो ही डिक्लाइंड, उसने इनकार किया कि वो उसे डिवोर्स दे। फिर का जो दोनों जो पार्टीज़ हैं वो लाहौर में रहते हैं, इसलिए लाहौर के जो कोर्ट है उसके पास जुरिस्डिक्शन है जो इस सूट को इंटरटेन करे। अब ये था हमारा दावा,
ठीक है, यानी कि प्लेंटिफ ने जो है एलिगेशंस लगाए हैं। अब इसका रिटन स्टेटमेंट जब प्लेंटिफ जब डिफेंडेंट को समन किया जाता है कि आपके खिलाफ जो है ये दावा हुआ है, तो उसको समन किया जाता है। जब वो अपीयर होता है तो विद इन 30 डेज, ठीक है, विद इन 30 डेज उसने क्या करना है, रिटन स्टेटमेंट। अब इसका रिटन स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, सबसे पहले वो यहाँ डिफेंडेंट जो है वो लिखता है दैट द कंटेंट्स ऑफ पैरा 1 आर करेक्ट एंड एडमिटेड। पैरा नंबर 1 क्यों करेक्ट है, क्योंकि शादी हुई है। दैट अबाउ नेम प्लेंटिफ वाज मैरिड टू डिफेंडेंट, यानी कि शादी हुई है 1 जनवरी 2001 में, और हक महर जो है इतना फिक्स किया गया था, तो इसने ये एडमिट किया है। ठीक है, अगर सपोज़ यहाँ पर ये एडमिट नहीं करता कि शादी नहीं हुई, तो मज़ीद यहाँ कुछ होता भी नहीं, यानी कि मज़ीद ये केस चल ही नहीं सकता था, क्योंकि उसने शादी हुई ही नहीं है, तो बाकी जो जितने एलिगेशंस है वो भी नहीं हो सकते फिर। अच्छा, सेकंड है दैट द कंटेंट्स ऑफ पैरा नंबर 2 आर करेक्ट ओनली to the extent that relation between plaintiff and defendant were remained cordial, but it is further denied to the extent that defendant beaten plaintiff. In fact, the defendant is kind-hearted and peace-loving person, and he never thinks to behave in cruel manner, and defendant never turn her out of doors. अच्छा, दूसरे में उसने लिखा है कि यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है, जो कंटेंट्स ऑफ पैरा है वो ठीक है, मगर इस हद तक कि रिलेशन जो है वो इतने साल तक टीक रहा। ठीक है, बट उसने फर्दर डिनाई किया है कि मैंने इसे मारा भी नहीं है और इसे घर से भी नहीं निकाला है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर जो उसने अफर्म किया, जो उसने एलिगेशंस लगाए हैं, यहाँ पर इसने डिनाई किया कि ना ही मैंने इसे घर से निकाला है, और वो एक काइंड हार्टेड और पीस लविंग पर्सन है, तो उसने ऐसा कोई क्रूअल मैनर जो है कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने डिनाई किया। फिर थर्ड है द कंटेंट्स ऑफ पैरा 3 आर डिनाइड, उसको भी डिनाइड किया है। फिर फोर्थ को भी इसने डिनाई किया है। ठीक है, किसी हद तक उसको जो है करेक्ट करते हैं और उसके बाद जो है डिनाई किया जाता है। फिर उसके बाद नंबर 5 पे जो है उसको भी इनकरेक्ट किया है। ठीक है, मतलब डिनाई किया है। फिर 6th को भी डिनाई किया है। 7th को भी दैट द कंटेंट्स ऑफ पैरा 7 आर डिनाइड, उसको भी डिनाई किया है। ठीक है, और 8th को भी यहाँ पर जो कंटेंट्स ऑफ पैरा नंबर 6 है इसको भी इनकरेक्ट किया है और डिनाइड किया है, क्योंकि जो पैरा नंबर 6 है, ठीक है, वहाँ पर प्लेंटिफ ने लिखा था कि काज ऑफ एक्शन जो है वो 12 मई 2004 में हुआ, जब उसे घर से निकाला गया, उसे मारा गया। तो उसने डिनाई किया कि काज ऑफ एक्शन तो हुआ ही नहीं, ना उसे मारा गया है, ना उसे घर से निकाला गया है, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी से गई है और ठीक है, बगैर इन्फॉर्म किए। और 7th को भी, क्योंकि 7th जो है वो प्लेंटिफ ने जुरिस्डिक्शन का लिखा है कि लाहौर में, ठीक है, जो दोनों पार्टी से वो लाहौर में रहती है, तो वहाँ जुरिस्डिक्शन है कोर्ट की, लेकिन इसने डिनाई किया कि वो लाहौर में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसने पैरा नंबर 7 को भी डिनाई किया है। जैसे कि मैंने प्लेंट का भी जो है वो एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि यहाँ पर जो एलिगेशंस जो है प्लेंटिफ ने लगाए, फिर रिटर्न स्टेटमेंट में जो है डिफेंडेंट ने उसे डिनाई किया। अब कोर्ट क्या करेगी, सबसे पहले वो दोनों को कंपेयर करेगी, जो प्लेंट है और जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसका कंपैरिजन करेगी, दोनों को कंपेयर करेगी कि किस फैक्ट को यहाँ पर एडमिट किया गया है, ठीक है, और किसको डिनाई किया गया है। तो इस बिना पर जो है इश्यूज़ को फ्रेम किया जाता है। ठीक है, तो अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो प्लेंटिफ ने पहले ही उसमें कह दिया रिटर्न स्टेटमेंट में कि शादी हुई ही नहीं है, तो बाकी जो है जितने भी यहाँ पर जिसने एलिगेशंस लगाए हैं वो उन तमाम को जो है यहाँ पर उसका कोई वो नहीं है कि उसे प्रूफ किया जाए, क्योंकि जब शादी हुई नहीं है तो उसको प्रूफ करने की ज़रूरत क्या है कि ऐसा हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, मेंटेनेंस प्रोवाइड की गई है नहीं की गई है, तो मारा गया है नहीं मारा गया है, तो बाकी किसी भी इशू को जो है वो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहला ही इशू जो है वो डिफेंडेंट ने डिनाई कर दिया। अब जो डिफेंडेंट ने जो डिनाई किया और जो एडमिट किया, ठीक है, जो एडमिट किया उसको निकाल दिया जाता है, जो डिनाई किया और यहाँ पर इसने जो एलिगेशंस लगाए हैं, ठीक है, तो उन दोनों को कंपेयर करके कोर्ट क्या करती है, वो इश्यूज़ को फ्रेम करती है। तो इससे कहता है कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़, यानी कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ को इस तरह फ्रेम किया जाता है और उसके बाद जो है असल ट्रायल शुरू हो जाता है, सिविल ट्रायल। काइंड्स ऑफ इश्यूज़ कितनी है,
इश्यूज़ ऑफ फैक्ट एंड इश्यूज़ ऑफ लॉ। जब कानून की बात हो, जैसे कि अभी जितने भी ये जो मैंने समझाया कि जो इश्यूज़ ऑफ लॉ यानी जो कानून की बात हो वो इश्यूज़ ऑफ लॉ होते हैं, और इश्यूज़ ऑफ फैक्ट यानी कि जो फैक्ट जो हकीकत और काज ऑफ एक्शन वो इश्यूज़ ऑफ फैक्ट कहलाते हैं। इश्यूज़ ऑफ लॉ यानी कि सबसे पहले जुरिस्डिक्शन ही कोर्ट की देखी जाती है कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, सबसे पहले प्लेंट में ये देखा जाता है। तो ये इश्यूज़ ऑफ फैक्ट और इश्यूज़ ऑफ लॉ है। ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़, इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि फ्रेमिंग इश्यूज़ क्यों फ्रेम किया जाता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेमिंग इश्यूज़ इज़ टू डिटरमाइन द रियल कंट्रोवर्सी बिटवीन पार्टीज़ टू सूट। इसका ऑब्जेक्ट ये है कि जो रियल जो एक इख्तलाफात है पार्टीज़ के दरमियान में उसको डिटरमाइन किया जाता है, तो इसका ये ऑब्जेक्ट है। पावर टू अमेंड और स्ट्राइक इश्यूज़ यानी कि उसको बदल भी सकते हैं, तब्दील भी कर सकते हैं और उसे निकाल भी सकते हैं। कोर्ट के पास पावर है, पावर टू अमेंड और स्ट्राइक इश्यूज़, यानी कि वो किसी इश्यूज़ को निकाल भी सकती है, वो किसी नए इशू को ऐड भी कर सकती है, ठीक है, और उसको उसमें अमेंडमेंट भी कर सकती है। तो ये कोर्ट के पास पावर है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़। मज़ीद ऐसे लेक्चर समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।